एक आप लेंगे तो दूसरा फ्री। तो अभी दूसरा फ्री तो नहीं है, लेकिन आज एक स्पीकर के साथ दूसरा स्पीकर भी है। और ये भी खासियत ये है कि जब ये बोलने लगती हैं सब लोग सुनते हैं, सन्नाटा छा जाता है इनकी स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि सबको हिला डालते हैं। और ये भी पुणे से हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं, और ये भी एक ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर हैं। और इनको मैं जब भी सुना हूँ, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने सुना हूँ, मुझे ये सोच में आता है कि इनको इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो इसके लिए आप सभी लोगों के वेविंग ऑफ द हैंड से वंस अगेन मैं बुलाना चाहता हूँ स्क्रीन में वन ऑफ द टॉप मोस्ट अचीवर ऑफ SHPL, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, एंड शी इज अ ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर, none other than रेशमा कलबोर्ड। सो रेशमा जी, आप अभी हैं स्क्रीन में और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस की आज मैजिकल मंडे में, आउटस्टैंडिंग अक्टूबर के इस ऐतिहासिक दिन में यू आर वन ऑफ द फर्स्ट स्पीकर्स ऑफ दिस सेशन। सो ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी शिल्पा मैम को, उन्होंने इतना बढ़िया और जबरदस्त तरीके से, मैम रियली ग्रेट, यू आर, मतलब सच में शब्द नहीं मेरे पास आपको बोलने के लिए। सच में आपने एक लेडी की कहानी को कितनी बढ़िया तरीके से, और सच में इतनी सारी चीजें आपने झेली है। उसके बाद मैं थैंक्स करूंगी ऑल हमारी मैनेजमेंट टीम का, जितनी भी मैनेजमेंट है, सुभाष साहू सर है, उसके बाद हमारे प्रशांत कुंडू सर है, और साथ में हमारे गोपाल कुंडू सर है, जिनकी वजह से आज SHPL ने एक प्लेटफॉर्म हम जैसी लेडीज के लिए तैयार करके रखा है। साथ में मैं थैंक्स करूंगी मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर विनय कुमार सर का, जिनकी वजह से, जिन्होंने सिखाया कि मैडम डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, और एक मतलब पल्लू से एक लेडी, आज एक गांव से एक लेडी यहाँ पे आपके साथ आज बैठ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से हमें मौका दिया है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि चलो एजुकेशन के पीछे, ऐसा कहा जाता है कि अगर एक लेडी बैठती है, एक नारी एजुकेट होता है, अगर एक गांव एजुकेट होता है तो एक तहसील एजुकेट होती है, अगर एक तहसील एजुकेट होती है तो एक डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेट होता है तो एक राष्ट्र एजुकेट होता है, और एक राष्ट्र एजुकेटेड होगा तो ऑब्वियसली पूरा देश हमारा पढ़ा लिखा होगा। तो मैं ऐसी व्यक्ति को सैल्यूट करना चाहूंगी, जिन्होंने हमारे SHPL के अंदर 4 चांद की ट्रेनिंग मीटिंग से, जैसे शिल्पा मैम ने बोला कि आधे से ज्यादा डॉक्टर तो हम भी बन गए, चलो आधे से ज्यादा डॉक्टर तो हम भी बन गए। थैंक यू सो मच सैन सर, आपने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया हुआ है, जहां से हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ने का चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है आगे जाने के लिए। सर थैंक यू सो मच सर। और थैंक करती हूँ मैं अपनी ऑल लिविंग टीम का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे RV फाउंडेशन की जो पूरी टीम है हमारी, आज यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। और थैंक्स करती हूँ आप सभी लोगों का जो आप बने हुए हैं, इतने मतलब तसल्ली के साथ आप इतने बैठे हो, इतने इंस्पिरेशन के साथ बैठे हो, एक्साइटमेंट के साथ बैठे हो, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। तो सबसे पहले चलो, जैसे शिल्पा मैम ने बताया, हर इंसान की, हर लेडी की एक स्टोरी होती है, उसके पीछे एक कोई ना कोई राज छुपा होता है। क्योंकि आज की डेट में जो भी सक्सेस हुआ है, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे हर इंसान, चाहे नरेंद्र मोदी आज हमारे देश के पंत प्रधान हो, उनके पीछे भी अपनी चाय बेचने की एक स्टोरी पीछे छुपी हुई है। हर इंसान के पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है। सेम फ्रेंड्स, जैसे शिल्पा मैम के पीछे भी एक स्टोरी छुपी हुई थी, सेम आज रेशमा कालबोर के पीछे भी एक स्टोरी छुपी हुई है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को चलो रुलाना नहीं चाहती, या फिर ज्यादा इमोशनल नहीं करना चाहती कि मेरी भी कोई ज्यादा स्टोरी को लेके, लेकिन जो रियलिटी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जितना हमें टाइम मिला है, जितना हमें मैनेजमेंट ने टाइम दिया है, उसके अंदर हम बात करना चाहेंगे। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास भी नहीं बोल सकते, लोअर क्लास ही बोल सकते हैं, कि जब मैंने शुरुआत करी थी अपने, मतलब जैसे पैदा हुए, पुणे तो चलो देखने के लिए पुणे हो गया, मुंबई हो गया, ऐसा लगता है कि रॉयल सिटी है या फिर ब्रॉड माइंडेड सिटी है, बट यहाँ के लोकल जितने भी सोच के लोग हैं वो सारे नैरो माइंडेड सोच के लोग हैं। जैसे शिल्पा मैम ने बताया, वैसे सेम थिंग, मेरा भी एक गांव के अंदर जन्म हुआ, पुणे से लगभग 30 किलोमीटर गांव आता है, वहां पे हम पैदा हुए, 4 बहनें थी, एक भाई था। लेकिन एक स्टोरी, ऐसी स्टोरी है सच में, रियलिटी में ये स्टोरी जो है ना, जब मैं बताने लगती हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
क्योंकि इतनी गरीबी मैंने अपने लाइफ में देखी, इतनी गरीबी मैंने अपने लाइफ में देखी है कि अपने भाई बहनों को संभाला हुआ है। सबसे मैं बड़ी हूँ घर में, अपने तीन बहनें और एक भाई जिनको मैंने संभाला हुआ है। मतलब उनको जब मैं संभालती थी, जब जब मैं उनके साथ रहती थी, मुझे ना इतनी गरीबी वाली फीलिंग आती थी। पढ़ाई के लिए जैसे हम आज भी बात में करती हूँ कि 10वीं के अंदर मुझे, मराठी हमारी मातृभाषा है, लेकिन मराठी का ही मेन मेरे को बुक नहीं मिली थी, जिसकी कीमत उस समय 12 रुपए थी, वो मेरे को नहीं मिली थी। मतलब आज उस समय की जो बात थी, इतनी गरीबी देखी कि मुझे सच में रियलिटी में गरीबी से बहुत हेट है। मतलब गरीब घर में जन्म लेना ये आपका दोष नहीं है, वो तो उस ऊपर वाले ने आपको भेजा है। लेकिन अगर आप उसी गरीब घर में गरीब रह के मर जाते हो, तो इसमें 100% नहीं, 1000% आपका दोष है। तो उस गरीबी से मुझे बाहर आना था, इसीलिए कुछ करना चाहती थी। तो मम्मी पापा से कह के मैंने नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, बट वही अर्ली मैरिज हो गई, 17 साल की उम्र में शादी हो गई, फिर 18-19 में बच्चे, फिर चलो शादी जहाँ पे हुई वो तो उससे भी ज्यादा, मतलब वो उससे भी ज्यादा संस्कारी फैमिली की, वहां पे तो बिल्कुल ही लेडीज ने घर से बाहर नहीं जाना, या फिर पूरा पल्लू में रहना। एक संस्कारिक फैमिली, खानदानी फैमिली की, वहां पे पूरे रिस्ट्रिक्शन, हस्बैंड का पूरा रिस्ट्रिक्शन, सास ससुर का भी। मतलब ऐसे खानदान से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे मुझे ये तक पता नहीं था कि घर के बाहर राशन की दुकान कहाँ पे है। शादी हुई, बच्चे होने तक भी मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ पे है, राशन की दुकान कहाँ पे। एक मैच बॉक्स भी खत्म होता था, लाइट चली जाए तो इतनी परमिशन तो नहीं थी कि हम खुद जाके उस दुकान से वो परचेस कर सकते। इतनी उस फैमिली के अंदर रिस्ट्रिक्शन थी एक बहू होके। तो मुझे लगता था कि यार ये क्या हो गया लाइफ में। तो चलो, ऐसा लगता था कि शादी के बाद तो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद तो उल्टा, मतलब उल्टा। चलो थोड़े बहुत तो अच्छे, हमसे खानदान में तो अच्छे है, लेकिन यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन इतनी है खानदान की वजह से। पल्लू रेगुलर रेला ही लेना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी से बात नहीं करनी, आजू बाजू वाले लोगों से बात नहीं करनी, अपनी दुनिया में रहना है। जब हस्बैंड लेके जाएगा तभी घर से बाहर निकलना है, हस्बैंड लेके जाएगा तभी मायके पहुंचना है, मायके से कोई छोड़ने आएगा तभी ससुराल पहुंचना है। मतलब इतनी इंस्ट्रक्शंस, बाप रे, मैं तो तंग आ चुकी थी। मुझे लगता था कि यार ये तो जिंदगी में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ जो है। क्योंकि पहले सोचा था कि चलो गरीबी वाली जिंदगी से दूर हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो कुछ अच्छा होगा। तो अच्छा, तो चलो खाना पीना अच्छा ढंग का मिलना शुरू हो गया, लेकिन कपड़ा अच्छा ढंग का पहनना मिलना शुरू हो गया, लेकिन बहुत सारी बंधन में मैं बंध चुकी थी। उसी दौरान फिर पहली बेटी हुई, 18 साल की उम्र में पहली बेटी हुई, फिर मतलब 19 साल में बेटा हुआ। उस समय बच्चों के अंदर भी गैप कोई ज्यादा नहीं। मतलब मुझे इतना पता है कि मेरा 19 साल की उम्र में फैमिली प्लानिंग का ऑपरेटिव हो चुका था। जिस एज में आज लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस एज में मेरी खुद की बेटी भी आज पढ़ रही है। तो फिर मुझे लगता था कि यार फिर बाद में 2 बच्चे, बस उनको संभालना वही दुनिया हो चुकी थी। लेकिन यही चीजें मेरे अंदर आती थी कि यार जो हालात मेरे हुए ना, ये मेरे बेटे के भी होंगे, यही हालात मेरे बेटे के होंगे। क्योंकि वहां पे सिर्फ चलती जेंट्स की थी, जहां पे हम रह रहे वहां पे सिर्फ चलती जेंट्स की। लेडीज को तो जूती के नीचे रखा जाता है, लेडीज को तो ज्यादा वैल्यू होती ही नहीं वहां पे। जो जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पे पूरा जो खानदान है, जो नाम हमारा है, जो ब्रांड है, कार्बोर एक ब्रांड बन चुका है कि जहाँ पे सिर्फ जेंट्स की ज्यादा चलती है। तो फिर मुझे लगता था कि मेरा बेटा भी बड़ा होके यही करेगा, ये भी बस अपना दबाने वाला ही काम करेगा, बेटी भी सेम यही करेगी। तो मैंने कैसे तैसे करके हस्बैंड को मना के या फिर फैमिली को मना के कि मैंने नर्सिंग का कोर्स कराया, मुझे कम से कम पार्ट टाइम में तो कोई काम करने दो। तो वो तो सख्त खिलाफ थे। पहले शादी के 5 साल बाद तो उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया कि नहीं, हमारी मतलब खानदान में कोई भी लेडी नौकरी नहीं करती। फिर भी जैसे तैसे करके अपनी जिद से मनवा के मैंने नौकरी शुरू कर दी। और नौकरी मैंने पहली सिटी के अंदर शुरू करी थी, 500 रुपए मेरी पगार थी। आज से 20 साल पहले की बात है। 500 रुपए से अपने करियर मैंने शुरू करा था। 500 रुपए से लेके फिर जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती थी, वहीं पे इतना अच्छा काम मैं करती थी कि वहीं पे हमारी एक टीम बन चुकी थी। वहीं पे डॉक्टर बाहर भी जाते थे तो हमारे ऊपर ही साड़ा छोड़ के जाते थे, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी पहले से अंदर थी, कि संभालने वाली जो क्वालिटी थी वो पहले से थी। डॉक्टर हमारे ऊपर ही पूरे बिंदास होकर ओपीडी भी छोड़ के चले जाते थे। इतने बिंदास थे, उनको लगता था कार्बोर सिस्टर है ना, सब संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर मुझे बाद में धीरे 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 ये पता लगने लगा कि यार हम तो डॉक्टर का सारा साम्राज्य संभाल रहे हैं। डॉक्टर अमीर होते जा रहा है, मशीन से मशीन, नई नई मशीनरी खरीदे जा रहा है, नए नए स्लैब वो बनवाता जा रहा है, हॉस्पिटल को बढ़ाते जा रहा है। लेकिन मेरा क्या हो रहा है इसमें? मेरी पगार कितनी होगी? 500 से 1200 हो गई, 1200 से फिर मैंने 1200 से पगार जो थी मेरी 2008 में, जो पेमेंट थी मेरी वो थी 4000 रुपए। लेकिन उसी हॉस्पिटल में मुझे नहीं पता था कि उसी हॉस्पिटल में मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी।
उसी हॉस्पिटल में जैसे हर इंसान को एक करियर की तलाश होती है, एक रोशनी की तलाश होती है, एक पेशेंट जिसका इलाज हम करवा रहे थे, एक्चुअली उसकी कान की प्रॉब्लम होती थी, तो उस पेशेंट को वैसे वो हॉस्पिटल में आता रहता था, बातें होती थी, तो उसने मुझे ऐसे बोला कि मैडम आपके लिए ना एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कॉन्टैक्ट करते हैं, तो मैडम मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हॉस्पिटल में इतनी अच्छी लीडरशिप, सारे लोग बोलते हैं कार्बो सिस्टर, यहाँ पे भी आपका बहुत अच्छा नाम है मैडम, वैसे सेम थिंग आप ना वहाँ पे बहुत अच्छा नाम अपना बना सकते हैं, साथ में बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो उसको मैंने बोला ये क्या है, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे बिग जीरो नॉलेज था। आज से 13-14 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बिग जीरो नॉलेज था, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होता है, कैसे लोगों को जोड़ा जाता है, लोगों से कैसे बात करी जाती है। मैं टिपिकल हाउसवाइफ थी, ज्यादा से ज्यादा नौकरी करती थी, उस नौकरी के लिए भी हस्बैंड मुझे सुबह छोड़ते थे, बाद में मैं घर चली जाती थी ऑटो पकड़ के। ऑटो पकड़ के मुझे आज भी याद है, जहां से हॉस्पिटल से जो दूरी थी 3 रुपए की दूरी थी, जहां पे मेन बस स्टॉप आता था, तो 3 रुपए के लिए भी मैं चल के ही जाती थी। इतनी गरीबी, मतलब इस गरीबी से ना मेरे को हेट, आज भी मुझे ना गरीबी से बहुत हेट आती है, इसलिए गरीब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए मुझे। इतना गरीबी से हेट हो चुकी थी कि अमीर बनना ही बनना है, हर हालात में मुझे अमीरों वाली कैटेगरी में आना ही आना है। तो मेरे साथ में क्या हुआ कि जैसे उस पेशेंट ने प्रेजेंटेशन दिया, गर्मी के दिन थे, मुझे आज भी याद है, गर्मी के दिन थे, उसने मुझे 34 लाख रुपए उस प्लान के अंदर दिखाए थे। उस प्रेजेंटेशन के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन था, उसने मुझे 34 लाख रुपए दिखाए। 34 लाख रुपए दिखाए तो मैं हिल गई, मैंने बोला बाबा पिछले 10 साल से मेरा हस्बैंड काम करता है, मेरे ससुर जी जॉब करते हैं, हमारी अच्छी खेती बाड़ी है, लेकिन बाबा वहां पे भी 34 लाख रुपए नहीं कमाया गया, जितने दिन मेरे की शादी को हुए उन्होंने अभी तक 34 लाख नहीं कमाया। तो फिर आप मुझे बता रहे कि एक साल में 34 लाख आता है? तो उसने बोला मैडम आता है, बिल्कुल आता है, लोगों ने कमाया है, प्रूफ है। तो मैंने तो हंस के मतलब स्माइल करके छोड़ दिया उस बात को, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। दूसरे दिन सेकेंड डे फिर हॉस्पिटल आया, फिर उसने मुझे बोला कि मैडम आपने क्या सोचा? मैंने बोला नहीं यार, मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे हैं ऐसी चीजों करने के लिए, क्योंकि उस समय उसकी फीस 7,000 रुपए थी। उस समय मेरी पगार जो थी, जिस समय मैंने करा, वो 4,000 रुपए की पगार में मैं आना जाने का खर्चा अपना करूं, क्योंकि गांव से आने जाने के लिए 300-400 रुपए तो मुझे उसमें चला जाता था। तो फिर मैं वहां पे खर्चा करूं, या फिर जो मेरा घर का खर्चा है वो करूं, या फिर मैं 7,000 रुपए तेरे इधर भरूं। तो फिर उसने मुझे एक ही चीज बोली, मैडम देखो आज नहीं तो कभी नहीं, अगर जिंदगी चेंज करनी है ना तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। आज भी मुझे उसकी वर्डिंग याद है, आज भी मुझे याद है कि इमरजेंसी एक पेशेंट आया था जिसको हार्ट अटैक आया हुआ था। वो फोन इतना मेरा अप्रन के अंदर फोन बज रहा था, उस फोन को मैं उठा नहीं रही थी, और फॉलोअप के लिए वो फोन मारा था, मैडम फॉर्म फिलअप करना है, आपके आगे 2 बंदे और आने वाले हैं, आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। मैं सोची यार मेरे को कोई बंदे बंदों से लेना देना नहीं, मेरे को ये काम जमेगा नहीं, मेरे को कुछ नहीं समझ आता। लेकिन फिर भी उसने पता नहीं कैसे बातें मेरे साथ करी, फिर मैं तैयार हुई, रेडी हुई, और विदाउट हस्बैंड को बता के, हस्बैंड से चोरी चोरी मैंने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के अपने करियर की शुरुआत करी थी 14 अप्रैल 2008 को इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। क्योंकि जिसको आज बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उस समय तो लोगों को इस चीज की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। 2008 की हम बात करते हैं तो 13 से लेकर 14 साल मुझे इसके अंदर कंप्लीट हो चुके हैं, बट उस समय उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी। तो फिर मैंने काम की तो शुरुआत करी, बट पहले तो मुझे समझ ही ना आया कि लोगों से बात क्या करनी, कैसे करना। उल्टा मुझे उसको लगता था कि यार इसने मुझे फंसा दिया, ये क्या काम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना काम होते हैं, और घर से चोरी काम करना है। देखो करना है इंसान को तो हर हालात में इंसान कर सकता है। सास ससुर मेरे एंटी थे इस काम को, हस्बैंड मेरे बिल्कुल एंटी थे। मैंने चोरी चुप के अपने गांव में सोनार के पास उस गंठन को गिरवी रख के अपने करियर की शुरुआत करी, क्योंकि एक ही जज्बा था अंदर कि मुझे सिटी के अंदर शिफ्ट होना है, सिटी में शिफ्ट हो जाऊंगी तो फिर अपने बच्चों का करियर तो बना पाऊंगी, कम से कम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा करियर तो उनको खड़ा कर दूंगी। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं गांव में रहूंगी तो ऑब्वियसली बेटी की शादी 18-19 साल में होनी है, और बेटे ने 20-21 साल में अपने माँ बाप के पैसों के ऊपर आयश करनी है। यही वहां का कल्चर है यार, यही मेरे बच्चे भी आगे करेंगे। लेकिन मुझे होने के लिए तो इतना खर्चा तो चाहिए, इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि पुणे जैसी सिटी में अगर आपको घर लेना है तो 40 से लेकर 50 लाख रुपए चाहिए मिनिमम। आपको 1 BHK भी लेना है आउटसाइडर एरिया में तो 25 से 30 लाख रुपए चाहिए।
तो वो आएगा कहाँ से? 25 से 30 लाख रुपए, 4,000 की नौकरी, हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड ने मुझे एक ही बोला है कि नौकरी छोड़ के भी घर में बैठ जा, अगर ऐसे फालतू के काम करने हैं तो। फिर मेरे पास कौन सा मौका है? देखो, करने के निशाने हजार होते हैं, ना करने के बहाने हजार होते हैं। मेरे पास तो एक ही निशाना था कि यार मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है और अपने आप को चेंज करना है। यार ये पल्लू वाली जिंदगी में मैंने कब तक रहना है? वहां पे ये एज ए एक फॉर्मेलिटी वाली गुड़िया बन के, बहू बन के मैंने कब तक उस घर में रहना है, ऐसे संस्कारी फैमिली में, कि मुझे अपनी खुद की आजादी नहीं, मैं एक मैच बॉक्स भी अपनी आजादी से नहीं खरीदने जा सकती, ना कोई मैं सब्जी लेने घर से बाहर जा सकती हूँ, ना कोई मैं आटा लेने के लिए बाहर जा सकती हूँ, ना मैं अपने कपड़े मर्जी के पहन सकती हूँ। उस खानदान में मुझे क्या करना, वहां पे मुझे कैसे रहना? उसके लिए फिर मैंने आगे चल के मैंने क्या करा कि उस काम को सीखना शुरू करा। सबसे पहले इस इंडस्ट्री के अंदर लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोग सीखना बंद कर देते हैं। सीखना बंद करते हैं, दिमाग अपना लगाना शुरू करते हैं। तो दिमाग मैंने कभी अपना यूज नहीं करा, सिस्टम का जो दिमाग ऑलरेडी लगाया हुआ था उस सिस्टम से मैंने काम करना शुरू करा, सीखना शुरू करा, लर्न करना शुरू करा, मीटिंग में आना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग सुनने शुरू कर दिए, वहां से मुझे मोटिवेशन आती गई। उसके बाद फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो काम करने के बाद मुझे कितना पैसा आना चाहिए? 6 महीने के अंदर मुझे आया 1900 रुपए। ये बात है, मेरी 14 अप्रैल 2008 में ज्वाइनिंग हुई थी और 17 सितंबर को मुझे पहला चेक आया था 1900 रुपया। मुझे बताए कोई भी बंदा 6 महीने 1900 रुपए में टिक पाएगा क्या? लेकिन करने के निशाने हजार, ना करने के बहाने हजार। मुझे वहां से मीटिंग कौन सी यही चीज सुनाई देती थी कि यार 34 लाख रुपए भी लोगों ने कमाया है, लोगों के लाख लाख रुपए के भी चेक है, तो मेरा भी कभी ना कभी तो बनेगा। लेकिन मुझे विश्वास करना है, लेकिन मुझे फैमिली से चोरी भी काम करना है। सुबह 8 से 2 बजे तक 6 घंटे की मेरी ड्यूटी होती थी, उसके बाद 1 घंटा मुझे घर जाने में लगता था। लेकिन मुझे 1-2 घंटे में मैं अपना हॉस्पिटल में ही सर्कल बना के वहीं पे मैंने अपना नेटवर्क बनाना शुरू करा, वहीं पे धीरे 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 पेशेंट के साथ काम करना शुरू करा। करते 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 फिर मुझे 1 साल हुआ। 1 साल के अंदर फिर मुझे थोड़ा सा काम का जजमेंट आ गया। फिर वहां पे मुझे 30,000 आया और जैसे मुझे 30,000 आया, मैंने पहले 25,000 रुपए भर के अपना एक्टिवा बुक करा। मुझे आज भी याद है कि हमारे गांव में मैं पहली लेडी थी एक्टिवा लेने वाली। लोग वहां से शॉक हो गए, फैमिली वहां से शॉक हो गई, उनको वही से इतनी खुशी मिली कि यार मतलब ये काम क्या कर रहे हैं। फिर आगे जाके फिर अगले साल फिर काम में स्पीड लेनी शुरू कर दी। फिर अगले साल घर में फर्नीचर भी आया। फिर मैंने हस्बैंड को उनके बर्थडे के ऊपर एक ड्रीम युगा बाइक, उस समय अक्षय कुमार की ऐड आती थी, ड्रीम युगा नया नया आया था, 75,000 की कैश गाड़ी उनको गिफ्ट करी। क्योंकि जहां से आपको रुकावट आती है ना, सबसे पहले उस इंसान को खुश करो। मुझे पता है कि रुकावट कहां से आ रही है, हस्बैंड से आ रही है। अगर मैं उनको खुश करूंगी तो ये मुझे काम करने देंगे। सबसे पहले हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करी। फिर धीरे धीरे करते 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 मैंने घर में सारा फर्नीचर बनवाया। फिर काम करते गए, फिर सीखते गए, फिर फैमिली से फाइट, फिर समाज से फाइट, दुनिया से फाइट। क्योंकि इतनी फाइट करनी होती है, जैसे शिल्पा मैम ने बताया, एक लेडी को अगर एक रॉयल मतलब एक रॉयल रियली रॉयल नेटवर्कर बनना है या फिर एक लेडी को सक्सेसफुल नेटवर्कर बनना है, तो इतनी तकलीफें उसको झेलनी पड़ती है। मुझे आज भी याद है कि मुझे रात को जब लेट होता था घर में, तो आजू बाजू वाले लोग वही कानाफूसी करते थे, हस्बैंड को भड़काते थे, हमारे घर में झगड़े करवाते थे। 13 से 14 फोन मेरे हस्बैंड ने फोड़े हैं। एक सेमिनार में उन्होंने कबूल करा था कि 13 फोन मैंने इसके फोड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के अंदर फोन ना उठाने की वजह। दूसरी चीज, लेट घर आने की वजह, फोन फोड़ने की वजह सिर्फ क्योंकि मीटिंग में फोन नहीं उठाया जाता था, सीनियर साथ में होते थे। 13 से 14 फोन उन्होंने खुद बोला कि मैंने अपनी वाइफ के 13 से 14 फोन फोड़े, लेकिन उसने हर हरकत को मेरी बर्दाश्त करा। मतलब मारपीट तक आता था। एक बार तो एक टाइम ऐसा आता था कि घर में इतनी लड़ाई झगड़े, जो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे उनको आज आता है, बड़े हंसते आज वो। मेरा बेटा चाकू लेके आता था, बोलता था पापा मैं खून करूंगा आपका अगर मम्मी को आप मारोगे तो। मम्मी काम करके आती, आप उसको घर में नहीं लेते। रात को 9-10 बज गए, क्योंकि वही होता था हमारे यहाँ पे कि 7 बजे के अंदर घर में आना है, तू जो जहां मर्जी जा। लेकिन आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में शाम के टाइम पे ही लोग मिलते हैं, शाम के टाइम पे ही आपको काम करना होता है। मैंने आपको एक चीज में बार बार बोलना चाहूंगी सभी लेडीज को, करने के निशाने हजार, ना करने के बहाने हजार। मेरे पास बहुत बड़ा बहाना था इस काम को आगे ना चलाने का, वो था मेरे बच्चे, वो था मेरा हस्बैंड, वो थी मेरी फैमिली, कि जो मुझे इस काम को करने से रोक रहे थे। फिर भी मैं नहीं रुकी। उन्होंने मायके में फोन करके बताया कि आपकी बेटी को रोको, ये फालतू के काम नहीं करने हैं, लोगों को जोड़ने वाले काम कर रही है, इधर उधर भटकती है। इस काम के अंदर या तो ये आपके घर में लेके जाओ इसको, या तो ये बच्चे संभालेगी, या तो ये काम करेगी।
माइको वालों ने भी समझाना शुरू कर दिया, मम्मी पापा ने, यार क्या तेरे को जरूरत पड़ी है, वो हस्बैंड कर रहे हैं ना काम, तेरे ससुर भी जॉब करते हैं, तेरे को क्या पड़ी है, तुम्हारा अच्छा खासा खानदान है, तेरे को क्या पड़ी इतनी, जैसे होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तू फिलहाल मत कर। फिर भी मैंने चोरी चोरी, झगड़ा होना उस दिन नहीं जाना उनके सामने, लेकिन वो काम पे चले जाते थे, मैं पीछे से फिर चली जाती थी अपने काम पे, कि जितना मर्जी बोलो हमें कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि कोई भी हमें बोले कि एक ही रीजन था, हमारा इतना विजन क्लियर हुआ था मीटिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, कि हमें करके दिखाना है, ना कि हंसी मजाक बनना है, लोगों के लिए हंसी नहीं बननी है, लोगों के लिए मजाक नहीं बनना है, हमें लोगों के लिए मजाक नहीं बनना कि कहाँ गया, इसकी मीटिंगें चलती थी, ये इनके सीनियर आते थे, फिर अब कहाँ गए वो लोग, अब कहाँ से करेंगे 7,000 की ज्वाइनिंग, मतलब बहुत सारे लोगों के ताने होते थे, उस तानों का जवाब देना था, ये जवाब का अंदर चैलेंजेस भर चुके थे। फिर मैंने धीरे धीरे करते 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 फिर मैंने, ऐसा टाइम आया कि मैंने अपने हस्बैंड को उस समय मारुति 800 गाड़ी लेके दी, तो उनको 800 पुरानी गाड़ी लेके दी, पुराना मॉडल था, पुरानी गाड़ी लेके दी, फिर भी उनको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो कर रही है, अच्छा काम है। फिर मैंने उनको कंपनी का ऑफिस वगैरह दिखाया, फिर वो थोड़े से पॉजिटिव हो गए, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि यार काम अच्छा है, तू कर ले। तो चलो मुझे एक राहत तो मिल गई 2 साल के बाद, 2-3 साल के बाद, कि यार हस्बैंड ने मुझे काम करने के लिए फिर मतलब सपोर्ट कर दिया। फिर मैंने काम करना, फिर मेरे को इतनी एनर्जी आई, इतनी एक्साइटमेंट आई कि कोई तो मेरे साथ में है यार, कोई साथ में नहीं था, फिर भी मैंने 3 साल में अपना कारोबार खड़ा कर दिया है, तो अभी तो मेरे साथ में मेरे हस्बैंड है। फिर मैंने करते करते फिर मैंने पहला फ्लैट लिया 2012 के अंदर 25 लाख रुपए का, जो मेरा सपना था। आगे चलते गए, फिर उस फ्लैट के बाद फिर कारोबार बिल्कुल नहीं रुका। फिर मैंने 2013 के अंदर हस्बैंड को फिर से 5 लाख रुपए की स्पार्क शेवरलेट की, क्योंकि मेरा टारगेट के ऊपर हमेशा काम होता था, आज भी मैं टारगेट के ऊपर ही काम करती हूँ, टारगेट के ऊपर काम होता। 2013 के अंदर मैंने टारगेट लिया था, हस्बैंड को फिर से मैंने एनिवर्सरी को गिफ्ट करी स्पार्क शेवरलेट की 5 लाख रुपए की कार, तब स्पार्क गाड़ी बड़ी चलती थी। उसके बाद फिर मैंने काम करा, 2014 के अंदर मैंने 5 गुंठे 5,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट लिया, जिसकी कीमत आज 40 लाख रुपए है पुणे जैसे सिटी में। उसके बाद फिर एक कारवा खड़ा ऐसे रहा। फिर 2015 के अंदर मैंने फॉरेन ट्रिप करा। फॉरेन ट्रिप करने के बाद मैं पहली महिला थी अपनी ससुराल के अंदर, और अपने मायके के अंदर मैं पहली लेडी थी जो फॉरेन जा रही थी। तो वो घर से सपोर्ट मिलना तो शुरू हो गया। फिर सारे मतलब घर वाले खुश, बाहर वाले दुखी, बाहर वालों को टेंशन की, यार सच में इसने तो करके दिखाया, कर रही है। क्योंकि एक देवर ने मेरे बताया था, अगर भाभी जी ये काम आपका चल गया ना, तो फिर मैं अपनी आधी मूछ काट के रख दूंगा। आज भी मुझे उसका डायलॉग याद है। टेलको कंपनी के अंदर, टाटा के अंदर वो काम करता था, 25,000 उसकी सैलरी थी, इंजीनियर था वो। तो उसको लगता था ये आलतू फालतू के काम, लेकिन 4 साल के अंदर अंदर मैंने उसके सैलरी को क्रॉस करके इनकम यहाँ पे शुरू कर दी। फिर मैंने अपना अगला जो मेरा टारगेट था, हमेशा मैंने टारगेट के ऊपर काम करा। मैंने 2016 के अंदर 6 जनवरी 2016 के अंदर मैंने 40 लाख रुपए का फ्लैट लिया, जहां पे आज मेरा ऑफिस है सर्वश्री का, जहां पे आज मेरी गैलरी है, उसी फ्लैट के अंदर जो पुणे सिटी के अंदर है, 40 लाख का। फिर भी ये कारवा बढ़ता गया, फिर तो हस्बैंड की भी सपोर्ट होने लगी। उसी दौरान फिर बच्चे बड़े हो गए। बच्चे कैसे बड़े हुए मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मेरा बस एक ही काम होता था, सुबह 7 बजे हस्बैंड की गाड़ी के पीछे बैठना और रात को 10-11 बजे अपने काम से घर पहुंचना, क्योंकि अपने घर से मैं 100 किलोमीटर दूर काम करती थी और रोज डेली आना जाना करती थी। रात के 12 बजे की लोकल से भी मैं आती थी। पुणे की यहाँ से एक एरिया पड़ता है निगड़ी करके, जहाँ पे मैंने 5 साल काम करा। मैं लोनी कालभोर गांव में रहती थी, लोनी से मैं पूना स्टेशन जाती थी, पुणे स्टेशन से मैं 5 रुपए का टिकट खरीद के मैं लोकल ट्रेन से फिर जाती थी निगड़ी के लिए। लेकिन मेरी लास्ट की लोकल होती थी, आप 11:33 की लोकल से मैं आती थी पुणे स्टेशन पे। अगर हस्बैंड को गलती से, अगर उस समय हस्बैंड का कांटेक्ट ना हो पाया, तो एक एक दिन मैंने वेटिंग रूम में निकाला, वेटिंग रूम में। मतलब वो समय याद आता है ना, फिर लगता है कि नहीं सच में रेशमा तूने बहुत स्ट्रगल करा अपनी जिंदगी में। 5 रुपए का जो खाने का आते थे ना कुरकुरे, वही 5 रुपए के कुरकुरे खाने और उसी में सफर करना, उसी ट्रेन में सफर करना। लास्ट की लोकल होती थी, लेकिन टीम को कभी नहीं दिखाना कि मेरे पास पैसे है या नहीं है, क्योंकि उस समय मेरी एक साइड में काम हो रहा था, एक लेग के अंदर ही हमें समझाया गया था कि एक लेग में काम करना है, पहले लीडर क्रिएट करने, बाद में दूसरी लेग क्रिएट करनी है, फिर पैसा आएगा। तो कुछ समय के लिए मेरे साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया, पैसा आना बिल्कुल बंद हो गया। फिर भी मैंने कोई बिल्कुल हार नहीं मानी, बिल्कुल हार नहीं मानी। हस्बैंड बोलते थे कि फिर छोड़ दे, नहीं हो रहा, मेरे से पैसे लेके तो आने जाने का टिकट भी तेरे से नहीं हो रहा। अपने गिरे जो भी जेवर जोवर करे थे वो भी मैंने
तोड़ तोड़ के, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि एक टाइम आता है, अप होता है तो आपका डाउन भी आता है, डाउन होता है तो अप भी होता है, लेकिन अप होने के लिए आपके सामने चैलेंजेस होते हैं। वैसे मेरे सामने भी चैलेंजेस आते गए। 5 साल जो मैंने निकाले वो बड़े मुश्किल के निकाले, लेकिन फिर ऐसा काम शुरू हुआ, ऐसा तहलका मचना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे करते करते फिर काम से बढ़िया तरीके से चला। फिर मैंने 2019 के अंदर अपने हस्बैंड को 10 लाख रुपए की एनिवर्सरी को गिफ्ट मैंने बलेनो कार गिफ्ट करी, जो उनको पसंद थी, ब्लू कलर की बलेनो कार। मतलब फिर आगे ये कारवा बनता गया, आगे से आगे ये काम रुका नहीं। फिर मैंने हार नहीं मानी, फिर एक आइडिया आ चुकी थी, एक नॉलेज आ चुका था कि हर हाल में हार नहीं मानी, लोगों की बातों को मानना नहीं है। सबसे पहले एक ही चीज है, जब आप करके दिखाते तो वही दुनिया आपको सैल्यूट करती है। इसके लिए आपको बस लगे रहना है। जैसे घोड़े को एक लगाम दिया जाता है, एक दिशा दी जाती है, वैसे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको एक लगाम चाहिए, एक दिशा चाहिए। वो मुझे मिल चुकी थी कि मुझे हर हाल में चाहिए सक्सेस, और गरीबी वाली जिंदगी से मुझे हेट करना है। मुझे अगर रहना है तो बीएमडब्ल्यू वालों की सोसाइटी में रहना है, मुझे रहना है तो चॉपर वालों की सोसाइटी में रहना है। मुझे गरीबी वाली जिंदगी से हेट थी, मुझे अमीरों वाली जिंदगी जीनी थी एक शान शौकत से। उसी दौरान मेरे बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। मेरे बेटे ने फिर सिविल इंजीनियरिंग का करा डिप्लोमा, उसके अंदर भी खर्चा हुआ काफी सारा। उसके बाद उसने इवेंट मैनेजमेंट करा, जिसके अंदर उसका मतलब जिसको उसको करियर अपना खड़ा करना था। लेकिन आज मैं सर्वश्री का थैंक्स करूंगी कि आज सिविल इंजीनियर बन के भी 10-12-15 हजार की नौकरी पुणे में मिलती है, या इवेंट मैनेजमेंट करके भी 10-12-15 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन आज वो सर्वश्री का बिजनेस संभाल रहा है और 1 लाख रुपए महीने का कमाता है, मिनिमम 1 लाख रुपए कमाता है इस उम्र। बेटा आज मेरा अच्छा बिजनेसमैन बन चुका है। उसके बाद मेरी बेटी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करा, उसके लिए 10 लाख का खर्चा आया पढ़ाई का। हस्बैंड ने बोला था कि इतना खर्चा नहीं करना, क्योंकि 10 लाख तो शादी को भी लगेगा। लेकिन फिर भी मेरी एक जिद थी बच्चों को पढ़ाना, मैंने बेटी को पढ़ाया, 10 लाख का खर्चा करा। लेकिन आज मुझे प्राउड है अपनी बेटी के ऊपर। मैंने कभी उनकी 10वीं 12वीं कभी भी उनकी माँ उनके पास नहीं थी। जैसे शिल्पा मैम ने बताया, कभी मैं औरंगाबाद, कभी मैं नगर, कभी मैं कोल्हापुर, कभी मैं सांगली, कभी मैं मुंबई। बस मैं कभी अपने बच्चों को ऐसे, मुझे याद नहीं कि मैंने बैठ के उनको कोई संस्कार दिए हो या बैठ के पढ़ा हो। लेकिन मुझे प्राउड है आज बच्चों के ऊपर कि भी आज मेरे बेटे ने 10वीं के अंदर 89% मिलाए थे, और बेटी ने 93%। 2000 लड़कियों में वो फर्स्ट आई थी। उसके बाद 12वीं में भी, 12th में भी लोग बोलते कि नहीं 12th के एग्जाम है। लोग तो 12th के छोड़ो, आजकल के तो लोग बोलते नहीं मेरे बच्चों के ना फर्स्ट के एग्जाम चालू है। आई एम सॉरी, आज हम आपको नहीं टाइम दे सकते। लेकिन हमने तो 12th के एग्जाम भी नहीं देखे। मैंने तो उसकी 4 साल की डिग्री में भी कभी नहीं देखा कि मेरी बेटी कर क्या रही है। 4 साल की डिग्री में भी वो टॉपर थी अपने कॉलेज के अंदर। कैंपस इंटरव्यू से सिलेक्ट हुई, एमएनसी कंपनी में उसको जॉब मिला, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उसका आज 6 लाख का पैकेज है। मतलब मेरे को ये चीजें शौक होती कि जो माँ अपने बच्चों के बहाने बनाती है। एक लेडी ही थी यार, झांसी की रानी भी एक लेडी थी, जिसका खानदान था, जिसकी फैमिली थी, बट उसने अपने ससुर का बहाना नहीं बनाया, अपनी सास का बहाना नहीं बनाया, अपने बच्चों का बहाना नहीं बनाया, अपने हस्बैंड का बहाना नहीं बनाया। उसने सिर्फ ये देखा कि मुझे आज क्या करना है। इसलिए हम आज झांसी की रानी का नाम आज भी लेते हैं। उसके ससुर को नहीं जानते, उसके हस्बैंड को नहीं जानते, उसके बच्चों को नहीं जानते, या किसी को भी नहीं जानते हम। इसलिए इतने सालों के बाद भी, 250 साल के बाद भी हिस्ट्री में झांसी की रानी को सब जानते हैं। उसके हस्बैंड का नाम किसको पता है? किसको भी नहीं पता, क्योंकि उसने खुद कुछ करा है। यही चीज हमारे सामने भी है। लेडीज को मैं यही बोलना चाहूंगी, यही चीज हमारे सामने भी है। अगर हमें अपना वजूद बनाना है, हमने खुद अपने आप को डाउन करा है। जो हम पैरों के नीचे दबे जाते हैं लोगों के, हमने अपने आप को डाउन करा हुआ है। एक लेडी के अंदर बहुत ताकत है, अगर वो अपनी आई पे आती है ना तो भगवान को भी नीचे बुला लेती है। आज नवरात्र चालू है, आज अष्टमी है, दुर्गाष्टमी के ऊपर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। आज अष्टमी के दिन हम बैठे हैं, मैं आपको इस छत के नीचे सच्चाई की बातें करूंगी। जो भी बातें मैंने करी है 100% सच्चाई के ऊपर करी है। जितनी बड़ी मुसीबतें मेरे को आई, जितनी प्रॉब्लम्स मेरे को वर्किंग के अंदर आई, हर बंदे ने रोका। उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें, एक लेडी जब जेंट्स के अंदर काम करती है, वहां पे भी उस कंपनी में मुझे याद है कि ज्यादा लेडीज नहीं थी, मुझे जाना भी पड़ता था। मुझे याद है, आज भी याद है, थाईलैंड की ट्रिप के लिए हम गए थे तो सारे जेंट्स थे, हम सिर्फ 3 लेडीज थी। मेरी टीम की 2 लेडीज थी, ज्योति मैम थी और दूसरे एक मैम थे, और साथ में मैं थी। तो मुझे उस 200 जेंट्स के अंदर घुसना पड़ता था एक चाबी की लेने के लिए भी। हमारे भी मतलब एक लेडी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, स्टेज के ऊपर भी उसको खड़ा रहने के लिए भी जेंट्स के अंदर अपना नाम बनाना, काम करना। फिर भी हमने काफिला, हमने कभी हार नहीं मानी, चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक लेडी को जेंट्स के अंदर बिजनेस करना कोई आसान नहीं है।
फिर भी हमने हार नहीं मानी, क्योंकि उस चीज का हमें बहाना नहीं बनाना था। ना फैमिली के अंदर कभी बहाना बनाया, ना छोटे बच्चे होने का बहाना बनाया, ना कभी मेरे लिए त्योहार। मुझे आज तक मतलब अभी कुछ टाइम हो गया कि मैं बच्चों को थोड़ा सा बर्थडे में टाइम दे रही हूँ, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं कि मुझे कभी उनके बर्थडे भी याद रहे होंगे। लेकिन आज मैं थैंक्स करूंगी इस इंडस्ट्री का, थैंक्स करूंगी मैं एसएचपीएल का। एसएचपीएल के साथ तो 1.5 साल पुराना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मार्वलस एक्सपीरियंस रहा। लेकिन उस समय भी मैंने कोई बहाना नहीं शुरू करा, क्योंकि बोला जाता है ना, इंसान को अगर इंसान को कोई मौका मिलना है जिंदगी के अंदर, क्योंकि कोविड के अंदर वहां पे हम पूरे टूट चुके थे उस कंपनी के अंदर, लेकिन एसएचपीएल ने हमें एक सहारा दिया, एक रोशनी की किरण दी। गोपाल कुंडू सर ने एक प्लेटफॉर्म हमें दिया, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, वहां पे एक रोशनी मिली संजू शर्मा सर के माध्यम से। तो वहां पे जो रोशनी हमें मिली, उस समय में मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत प्रॉब्लम में। मतलब सबसे पहले तो 2 साल से बिजनेस पूरा डाउन आ चुका था। दूसरी चीज, मैंने फ्लैट लिया था 80 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का फ्लैट मैंने कोविड के अंदर लिया था। जिस कोविड के अंदर लोगों ने अपने फ्लैट के इंस्टॉलमेंट, ये तीसरा फ्लैट था मेरा, आपके मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ, तीसरा फ्लैट था मेरे। बीएमडब्ल्यू वाले मेरे नेबर्स थे, या फिर बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज वाले, जो मेरा सपना था, जगवार वाले मेरे आजू बाजू वाले मेरे नेबर्स थे, जो हमारे बाजू में आजू बाजू वाले रहते थे। तो फिर वहां पे जो फ्लैट भी लिया है, साथ में फिर बच्चों की पढ़ाई भी आपकी चल रही हो, साथ में फिर बेटे की प्रॉब्लम हो चुकी थी, बेटा बीमार हो चुका था। और उसी समय उत्तराखंड का एक सेमिनार आया, आरटीपीआई विल टू विन की, जहां पे हमें कॉल करा गया, क्योंकि हमने कभी बहाने नहीं बनाए। और उसी समय डॉक्टर ने बेटे का ऑपरेशन करा था, उसको एक गांठ आई थी, उस गांठ का ऑपरेशन कर दिया था। डॉक्टर ने बोला था कि उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोविड वाला माहौल चालू है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे था कि ऑपरेशन हुआ है, इसका ध्यान घर में कौन रखेगा, काम वाली इतना ध्यान नहीं रख पाएगी, और घर में कोई और है नहीं ध्यान रखने वाला। तो फिर बेटी को बेटी का जॉब संभालना है, उसके पापा तो जॉब पे जाते हैं। तो फिर मुझे बेटे का पीछे से ना टेंशन हो, मैंने अपने बेटे को उस कोविड के अंदर भी उत्तराखंड के उस सेमिनार में चली गई। मैंने कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ है सर, बस अपलाइन ने बोला मैडम जाना है तो जाना है। उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरे बेटे का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। बेटे के स्टिचेस, उसके स्टिचेस तक नहीं हुए थे, चेंज नहीं करे थे। मैंने वहां पे जाके भी उसका ड्रेसिंग मैं रोज करती थी उत्तराखंड के सेमिनार में। लेकिन उस सेमिनार से अंदर एक जान आई कि फिर से यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इस कंपनी के अंदर हमें बहुत कुछ मिल सकता है। और वहां से मुझे आते गोपाल कुंडू सर ने मुझे, उस समय हमारी एग्जीक्यूटिव डायमंड की लेवल थी, एग्जीक्यूटिव डायमंड थी मैं, शिल्पा मैम में एग्जीक्यूटिव डायमंड थी, हमें स्टेज पे बुलाया गया था, गोपाल सर ने हमें स्टेज पे बुलाया था। ना हमें पता था कि यार मतलब आरटीपी क्या होती है, वो तो हमने विल टू विन में ही देखा कि आरटीपी वगैरह क्या होती है। तो उसके बाद वहां से फिर से जान आई। लेकिन जैसे हम घर पहुंच गए, फिर बेटे की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट ने मुझे पूरा मतलब पूरा ही मतलब इस तरीके से मेरी हालत हुई उसकी रिपोर्ट सुन के। उस जब उसका गार्ड टेस्टिंग करा, उसके बारे में तो चलो मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि एक माँ के लिए, एक अकेला अकेला मेरा लड़का, उसके लिए मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। और उसकी जब रिपोर्ट आई तो मेरे पैरों तले जमीन हिल गई। मेरे अपलाइन के भी सच में मैं थैंक्स करूंगी ग्रेट गुरु मिस्टर विनय कुमार सर का, जिन्होंने एक मतलब ने कहा, जो आज अपने सगी बहनों के लिए भी नहीं इतना साथ देते, इतना साथ उन्होंने हमारा दिया है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर पिछले 12 साल के अंदर। इतना सर ने साथ दिया, मुझे बोला मैडम आपने हिम्मत नहीं हारनी, जो मर्जी हो हर हालात में हम इसको ठीक करेंगे। और बेटे के ऊपर 10 से लेकर 12 लाख का खर्चा मैंने करा, और आज बेटा मेरा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, फिट वेस्ट। मतलब हमने, डॉक्टर ने पूरे तरीके से इस तरीके से हमें बनाया था कि यार कुछ नहीं हो सकता भी, लेकिन हमने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। और थैंक्स करूंगी मैं एसएचपीएल के प्रोडक्ट्स का, जिन प्रोडक्ट्स की वजह से आज मेरा बेटा फिट है, इतना हैंडसम दिखता है आज की डेट में। इतना उसका वेट 62 हो चुका था, आज मेरे बेटे का वेट 82 केजी है, उसकी हाइट 6.5 फुट है। आज कोई बोलेगा भी नहीं कि मेरा बेटा है, इतना बड़ा हाइटेड पूरा हैंडसम आज दिखता है, इतना स्मार्ट दिखता है। मतलब ये सारा सब कुछ पॉसिबल हुआ। एसएचपीएल तो मेरे लिए भगवान के समान ही हुई, क्योंकि एसएचपीएल के प्रोडक्ट मेरे बेटे ने खाए, इतना खर्चा मैंने उसके ऊपर करा, लेकिन खर्चा करके भी डॉक्टरों ने तो मतलब डॉक्टर ने तो कोई गारंटी वारंटी नहीं ली थी। लेकिन मुझे आज भी याद है संजू सर ने बोला था कि हमारे प्रोडक्ट यूज करो, तो प्रोडक्ट हमने सलाह करके यूज करना शुरू कर दिए, और आज मेरा बेटा बिल्कुल फिट है। आज बहुत मैं खुश हुई इसी चीज से। एक माँ के लिए सबसे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है, जिसने इतना बड़ा आशिया खड़ा करा था, लेकिन एक टाइम आया था कि वो सब कुछ हाथ से निकल रहा था। वो समय, उसी दौरान हमारी फैमिली में सभी को कोरोना हो चुका था। मेरे पास बहुत बड़ा बहाना था कि एसएचपीएल में कैसे करूं,
जब मैं मीटिंग करती थी, मुझे आज भी याद है, Zoom पे मीटिंग होती थी SHPL की, तो मैं मीटिंग, अब हॉस्पिटल में बेटे की ट्रीटमेंट चल रही होती, हॉस्पिटल में मैं रोती हुई थी, हाँ, एक हाथ से फोन पकड़ती थी, वीडियो बंद करती थी, रो रो के अपनी टीम को मीटिंग देती थी, लेकिन टीम को कभी एहसास नहीं दिया, कभी नहीं जताया कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मैं नहीं मीटिंग कर सकती मैडम, हम काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैंने कभी टीम को एहसास नहीं होने दिया, ना कभी अपलाइन को एहसास होने दिया, ना SHPL को एहसास होने दिया कि रेशमा मैडम वर्किंग पे नहीं है। हर काम को मैंने करा, उस हालातों में भी काम करा, उस हालातों में भी पूरी फैमिली को कोविड हो चुका था, फिर भी हमने 37 लाख की एस्पल्स का सेल करा था, सिर्फ उस सेकंड वेव के अंदर 37 लाख का। मेरे पास भी बहुत बड़ा बहाना था, मेरा बेटा इतना बीमार था, मेरे फैमिली को, हस्बैंड को कोविड हुआ था, बेटी को कोविड हुआ था, मेरे को कोविड हुआ था, मेरे पास भी बहाना था, घर में बैठ सकती थी, मेरे पास भी बहाना था लॉकडाउन का, फिर भी लेकिन फिर मैंने बहाने नहीं मारे, क्योंकि बहाने मारती तो आज मैं आपके सामने नहीं बुलाया जाता मेरे को। एक होता है कि हम बहानों को अपने रीजन में बता दे, बदल दे, मुझे पता कि बहाने बना के मेरे सपने नहीं पूरे होने वाले, जो लक्ष्य को, जो टारगेट को लेके मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे आज तो मैं BMW के, आज मेरे नेबर्स थे या मेरे पड़ोसी है, लेकिन एक टाइम मुझे ऐसे पड़ोसी चाहिए जिनके हेलीपैड हो, जहां से मेरे अंदर भी आए कि एक नेटवर्कर एक महिला ने अपना खुद का एक अच्छा वजूद बनाया। तो फिर आगे कारवां चलता गया, फिर उसके बाद फिर भी मैंने नहीं रोकी, टारगेट के ऊपर ही काम करा, बेटा ठीक हुआ, बेटे ने मेरा साथ देना शुरू कर दिया, हम दोनों मिलकर SHPL करते हैं, आज बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, और सच में थैंक्स है SHPL का, जितना मैं थैंक्स करूंगी उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि उसने मेरे बेटे को आज मेरे पास, मतलब बेटे को एक नई जान डाली मेरे बेटे के अंदर। मैंने भी प्रोडक्ट यूज करे, मेरे अंदर भी उन्होंने एक जान डाली, मेरी मन के की 14 साल की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को SHPL ने ठीक करा है। 14 साल मैंने ये डॉक्टरों के, मतलब नहीं क्या, डॉक्टरों के दरवाजे खटखटाए, कौन सा डॉक्टर था जिसकी ट्रीटमेंट मैंने नहीं करी, लेकिन आज थैंक्स SHPL का सिर्फ एस्पल्स, एलोवेरा, व्हाइट एलोवेरा, बोन एक्टिव, शलाकी जूस, 4 चीजों से मैंने 13 साल की प्रॉब्लम को बाय बाय कर दिया। पूरी जिंदगी के लिए मेरे तीनों डिस्क फ्रैक्चर थे, साइटिका की प्रॉब्लम थी, और पूरी जिंदगी के लिए मैंने बाय बाय कर दिया। थैंक्स SHPL और थैंक्स ग्रेट MD मिस्टर गोपाल कुंडू सर के लिए, जिन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया, जिन्होंने इतने बढ़िया प्रोडक्ट बनाए। और आज SHPL ने, फ्रेंड्स, आप सबको सुन के खुशी होगी, इतना बड़ा हौसला मुझे दिया, इतना हौसला दिया कि इस एनिवर्सरी के ऊपर 25 अगस्त को एनिवर्सरी होती है हमारी 25 अगस्त को, इस एनिवर्सरी के ऊपर मेरी फैमिली ने मुझे सरप्राइज बहुत बड़ी पार्टी दी थी। आज मेरी फैमिली की भी सोच बढ़ चुकी है, मैंने वही देखा कि रेशमा वही फैमिली है जो तुझे 13 साल पहले रोकती थी, आज वही फैमिली इन कपड़ों में आ चुकी है, इस लाइफ स्टाइल में आ चुकी है। इतनी सरप्राइज बढ़िया पार्टी दी, और साथ के साथ मुझे SHPL ने क्या दिया, SHPL ने एक हौसला दिया। मैंने उसी एनिवर्सरी के दिन हस्बैंड को 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट गिफ्ट किया रहा, और जो मेरा टारगेट था वो फ्लैट मैंने VTP के अंदर लिया। VTP मतलब VTP पेगासिस एक ब्रांड है, एक सिटी है, जिसके अंदर 2 लोग हमारे ऐसे हैं जिनके पास खुद का चॉपर है, हेलीकॉप्टर है। मतलब मेरा सपना था, ड्रीम था, आज तक तो हम BMW और ऑडी वालों के साथ रहते हैं, लेकिन चॉपर वालों के साथ रहना ये मेरा सपना था, और मैंने 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट बुक करा 25 अगस्त 2022 के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक हौसला मिला SHPL से कि रेशमा तू भी अगला पड़ाव पार कर सकती है। मैं थैंक्स करूंगी अपनी ऑल एंटायर टीम का, थैंक्स करूंगी मैं ग्रेट अपलाइन का मिस्टर विनय कुमार सर का, क्योंकि टाइम ज्यादा परमिशन नहीं देता फ्रेंड्स, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बच्चों को पढ़ाया, सब कुछ करा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। एक महिला होके, एक लेडी होके इतने प्रॉब्लम को फेस करके अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी सारी महिलाएं कर सकती है, सारे जेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए सिर्फ एक जिद चाहिए, एक चैलेंज चाहिए, जैसे मेरे अंदर था गरीबी वाला चैलेंज, हेट थी मुझे उस गरीबी वाली जिंदगी से, वैसे फ्रेंड्स अपने अंदर एक चैलेंज चाहिए। बहानों को आज से हमने सारे आग लगाना है। बच्चा बीमार है, उसका बर्थडे है, इसकी शादी में जाना है, उसकी मैयत में जाना है, उसके 10वें में जाना है, 13वें में जाना है, यार इससे कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ के अगर हम काम करेंगे तो हमारा भी चेक एमएन शरीफ जैसा 9 लाख का बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर हम भी 9 लाख का चेक ले सकते हैं। मैं सारी लेडीज को मेरी यही गुजारिश है कि सिर्फ हमने आज से बहानों को आग लगाना है, और हमने इस SHPL के अंदर
एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, एक इतिहास बनाना है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और हमारी एसएचपीएल के अंदर लेडीज की टीम खड़ी करके हमने एक कारवा खड़ा करके हिस्ट्री क्रिएट करनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एसएचपीएल कंपनी के अंदर। आप सभी लोगों के लिए फिर से नवरात्रि की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, स्पेशली कोलकाता वालों के लिए, क्योंकि कोलकाता में ये त्योहार बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। और आप सभी के लिए भी, और स्पेशली थैंक्स करूंगी स्टैन सर, जो इतना मौका आपने हमें दिया बोलने का। चलो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम आजादी नहीं देता। थैंक यू ऑल लविंग ऑडियंस का, जो हमें सुन रहे हैं, इतनी देर से आप सुन रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रेशमा मैम, अनस्टॉपेबल। मुझे लगता है कि मैजिकल मंडे का एक वेबिनार से काम नहीं होगा, बहुत सारे वेबिनार्स हमको करने पड़ेंगे। डेफिनेटली दिस इज नॉट द लास्ट टाइम दैट यू ऑल विल बी स्पीकिंग। आप सभी लोगों को मौका मिलेगा। और इस मैजिकल मंडे में हम लोगों ने पुणे महाराष्ट्र से 2 सक्सेसफुल ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर अचीवर्स को हम लोगों ने सुना, उनकी लाइफ स्टोरी, उनके पर्सनल फैमिली के छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं वो भी आपके बिजनेस में बहुत सारे इम्पैक्ट करते हैं। और हम लोग जब स्टेज में देखते हैं बहुत कुछ, सब कुछ खूबसूरत दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा सैक्रिफाइस होता है, बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ के ऊपर जीत हासिल करना पड़ता है। ये इसके बावजूद भी हमको सक्सेस होना पड़ता है। तो ये आपको एक ट्रेलर दिखा दिया कि हर फैमिली में क्या होता है। तो आपके फैमिली में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ये नॉर्मल है, यूजुअल है। तो इसको आपको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य के साथ। सो दोस्तों, समय काफी हो चुका है, 2 मिनट में लूंगा कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए। सबसे पहले जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो सिलसिला जो है वो जारी है इस हफ्ते में भी, त्योहार हो या नहीं हो, सीखने का प्रक्रिया कभी बंद नहीं होगा। तो इसके लिए कल सुबह 8 बजे हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी रिद्धि शाह मैम के थ्रू। तो उसको आप अटेंड करें। और दिन में 24 घंटे होते हैं तो 8 घंटे तो आप पहले अच्छे तरीके से सोएं, स्लीप वेल। लेकिन बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें दिन में आपको 2 घंटे एसएचपीएल का ट्रेनिंग को लेना है, क्योंकि जितना आपकी नॉलेज तेज है उतना ज्यादा आपकी कन्वर्शन रेट है। क्योंकि जितने आप प्रेजेंटेशन करते हैं, जितने आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आपको जूम वेबिनार से भी मिलती है। और ऑफ कोर्स बाकी जो सेमिनार्स भी होते हैं। तो कल आपको 8 बजे अटेंड करना है। जो महिलाओं के लिए, जो या विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म है, सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग विमेन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेन के, मर्दों के अगेंस्ट कोई आंदोलन है। इट इज ए प्लेटफॉर्म जहां पर दोनों मेल एंड फीमेल, जैसे हम लोगों ने देखा फीमेल के स्पेलिंग में मेल छुपा हुआ है, मैडम बोलते हैं तो उसमें एडम छुपा हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ हमको दोनों को साथ में मिलके विदाउट एनी जेंडर बायस हमको आगे बढ़ना है। तो इसके लिए कल शाम को वी हैव अ ट्यूसडे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेरिफिक ट्यूसडे। इसमें ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर से भी ऊपर जो रैंक अचीव किए हैं उनके 4 लीडर्स को हम लोग चुन के उनकी भी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। लेकिन ये सुनेंगे थोड़ा संक्षिप्त में, 10 मिनट्स का टाइम रहेगा। तो कल उसके बारे में भी आपको पोस्टर फ्लायर भेजा जाएगा, तो उसको हम लोग देखें। और कल भी बड़ी संख्या में इस वेबिनार को आप अटेंड करें। तो दिन में 2 बार आप थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लोगों से लेते हैं, उनकी स्टोरी सुनते हैं, तो उसको हम लोग सुनेंगे। तो कल आप टेरिफिक ट्यूसडे में जो एसएचपीएल की सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए डेफिनेटली हाजिर रहें। और इस महीने में सुपर सितंबर का जो पिछला महीना है, उसमें जो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर होके जिन्होंने रैंक अचीव किया है, मिस्टर एमएन शरीफ फ्रॉम चित्रदुर्गा कर्नाटका, तो उनको भी हम लोग कल सुनेंगे। तो ये महीने में उन्होंने 25 लाख मैचिंग बीवी कैसे कर पाए, तो इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो आप सभी लोगों को फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दिन में जो वेबिनार होते हैं, 2 वेबिनार जो होते हैं उसको जरूर अटेंड करिए, डोंट मिस इट। ओके, ये वेबिनार में बहुत कुछ लाभ होगा। द इम्पोर्टेंट वेबिनार इज ऑन वेडनेसडे को शाम को सिग्नेचर प्रोडक्ट ऑफ एसएचपीएल, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग दे देंगे। एक नई रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है एज एसएचपीएल सिग्नेचर प्रोडक्ट। पर इंपॉर्टेंटली वो दिन दशहरा का दिन है, और उस दिन आपको वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस या बिजनेस अपडेट्स मिलेंगे। सो डोंट मिस on Wednesday at 8 p.m. as well. So इसी के साथ मैं once again I would like to personally and on behalf of the management thank शिल्पा मैम एंड रेशमा मैम, जिन्होंने अपने दिल से बात किया और
बहुत सारी चीजें शेयर की जिससे हम सभी लोगों को इंस्पायर होने में उन्होंने मदद किया। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको इस वेबिनार कैसा लगा, इसका एक्नॉलेजमेंट, इनका फीडबैक आप अपने चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम लोग 8 बजे कल सुबह जो SHPL एजुकेशन का प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू वेरी मच। विद दिस आई क्लोज दिस वेबिनार। गुड बाय एंड गुड नाइट।